अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स यूनिट 3 डायनेमिक्स। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 3.3 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? वो फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को अपोज करता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मदद से मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्टॉप कर पाते हैं जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, वरना अगर फ्रिक्शन ना हो और ब्रेक्स अप्लाई की जाए तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स कभी स्टॉप ना हो। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो तब आता है जैसे ही किसी बॉडी को पुश या पुल किया जाता है किसी सरफेस पे। ठीक है, अब सॉलिड्स में क्या होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दो बॉडीज़ का है वो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे, जैसे कि जो दो सरफेसेस आपस में मिल रही हैं उनका नेचर कैसा है, उनका कांटेक्ट, उनका नेचर कैसा है, वो जो सरफेसेस मिल रहे हैं उनके अंदर प्रेसिंग फोर्स कितना है, वो कितनी ज़ोर से प्रेस कर रहे हैं एक दूसरे को, कितना फोर्स उन पर अप्लाई हुआ है। अगर हम अपने हैंड्स को डिफरेंट सरफेसेस पे जैसे कि टेबल, कारपेट या पॉलिश्ड मार्बल सरफेस, ब्रिक वगैरह पे रब करते हैं तो हम अलग फील करते हैं, और जितनी ज़ोर से रब करेंगे उतना मुश्किल होगा मूव करना। हम देखेंगे जो सरफेस ज़्यादा स्मूथर है उस पर आसान है मूव करना हैंड्स को, लेकिन जो जितनी ज़ोर से हम अपने हैंड को मूव करेंगे, जितना फोर्स हम अपने हैंड से अप्लाई करेंगे, बेशक वो स्मूथ सरफेस हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा पहले। अब हम देखते हैं कि कोई भी सरफेस जो हो वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता। अगरचे हमें वो स्मूथ दिख रहा है लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल में या माइक्रोस्कोप के अंदर उसके अंदर कोई ना कोई कमी होगी, वो रफ़ ज़रूर होगा। अब एक सरफेस को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए उसके अंदर पिट्स एंड बम्प्स होंगे, वो थोड़ा सा रफ़ ज़रूर होगा। ये फिगर 3.17 जो आपकी बुक में गिवन है, इसमें दो वुडन ब्लॉक्स दिखाए गए हैं जो ऊपर नीचे पड़े हैं। ठीक है, और ये पॉलिश्ड सरफेस के हैं, ये कॉन्टैक्ट में है। अगर इनको मैग्नीफाइड व्यू से देखा जाए तो हमें पता चलता है इनके अंदर गैप्स और कॉन्टैक्ट्स हैं। ये गैप्स हैं जहाँ पे ये नहीं मीट कर रहे, और जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वो कॉन्टैक्ट्स हैं। इस वजह से ये जो कॉन्टैक्ट्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं आपस में, ये एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है और ये दूसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट। इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को हम कहते हैं कोल्ड वेल्स। ये किस्म के कोल्ड वेल्स बना देते हैं। ये कोल्ड वेल्स क्या करते हैं? ये सरफेसेस को रेजिस्ट करते हैं आपस में स्लाइड करने से, मतलब आप ये सरफेस को रोकते हैं आपस में स्लाइड करने से। ये बहुत इजीली स्लाइड नहीं कर सकते, तभी तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो एक फिक्स जगह पे पड़ा होता है नीचे वाले ब्लॉक पे। ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा होता। अगर फ्रिक्शन ना होती वो स्लिप हो जाता, वो स्लाइड कर जाता ऊपर वाले से, क्योंकि फ्रिक्शन ही ना होती उसको अपोज करने के लिए, मोशन को रोकने के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, ज़ोर से उसको प्रेस करेंगे सरफेस को, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ऊपर वाले को मूव करना क्योंकि ज़्यादा फोर्स है। ठीक है, तो इस वजह से हमें पता चलता है जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगी स्लाइडिंग सरफेसेस में। फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है? फ्रिक्शन इक्वल होती है जो फोर्स अप्लाई किया जाए जिसकी वजह से एक बॉडी मूव कर सके। ठीक है, कोई बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं मूव करने के लिए, तो फ्रिक्शन उस फोर्स के इक्वल होगी। ये उस अप्लाइड फोर्स के साथ साथ इंक्रीज होती है। जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को मूव करने के लिए उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होती जाएगी। अब फ्रिक्शन जो है एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हो सकती है, इससे ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं हो सकती। इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस। मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, उसे कहा जाता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, FS। ठीक है, इससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि कैपिटल R से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिंग फोर्स, जिससे ये प्रेस हो रहे हैं आपस में, जो इनका प्रेसिंग फोर्स है उसके नॉर्मल रिएक्शन पे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है। जो दो सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट का हो, जो दो सरफेसेस आपस में मिल रहे हैं, उनका जो प्रेसिंग फोर्स है उस पे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है, यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करती है। अब जो रेशो है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन FS और नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R का, वो
कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs एंड द नॉर्मल रिएक्शन R इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेशियो जो होगा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी Fs और नॉर्मल रिएक्शन R का रेशियो वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, और ये कांस्टेंट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे। अब ये कांस्टेंट जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये इक्वल है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आर के रेशियो के। यही अभी हमने थ्योरी में पढ़ा, अब हम ये मैथमेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं इसको जब अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन आर डिवाइड हो रहा है एफ एस से, तो जब इसको दूसरी इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो coefficient of friction multiply by normal reaction, so coefficient of friction multiply by normal reaction, और Fs अकेला एक साइड पे रह जाएगा, ठीक है। so force of limiting friction is equal to coefficient of friction multiply by normal reaction। याद रखें force of limiting friction किसे कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जिसके बाद से फ्रिक्शन आगे नहीं जा सकती, एक वैल्यू तक ही फ्रिक्शन आ सकती है। अब हम सपोज करते हैं एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए अगर वो कहीं पे पड़ा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg के इक्वल होगा रिएक्शन, ठीक है। अब इक्वेशन 3.21 में हम क्या पुट करेंगे, r इज इक्वल टू mg, ठीक है। सो इक्वेशन 3.23 हमें मिल जाएगी, यानी कि Fs फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन R को हमने कहा इज इक्वल टू mg। सो नॉर्मल रिएक्शन R की जगह हम mg पुट कर देंगे। इससे हमें ये वैल्यू भी मिल जाएगी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम फ्रिक्शन की थोड़ी नीड्स देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं। फ्रिक्शन हमें चाहिए होती है ग्राउंड पर वॉक करने के लिए, फर्श पर चलने के लिए। रिस्की होता है, अगर कोई फर्श गीला है उस पर हम चलें तो उस पर हम स्लिप हो सकते हैं, या उन शूज़ के साथ हम चलें जिनके नीचे के सोल्स जो है स्मूथ हैं, रिजिड नहीं है, उनके अंदर ग्रिप नहीं है, तो फिर हम आसानी से स्लिप हो सकते हैं। इसी वजह से एथलीट्स जो होते हैं, रनर्स जो होते हैं, वो स्पेशल शूज़ यूज़ करते हैं जिनके नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप होती है। इन शूज़ की वजह से वो ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, और ज़्यादा तेज़ भागने के से वो स्लिप नहीं होते, वरना अगर नॉर्मल शूज़ से ज़्यादा तेज़ भागा जाए तो हम स्लिप हो सकते हैं। अब हमें अपनी बाइसाइकिल, हमें अपनी साइकिल स्टॉप करने के लिए क्या करना होता है, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो ब्रेक अप्लाई करने पर भी हमारी बाइसाइकिल कभी स्टॉप ना हो, या गाड़ियों के व्हील्स, गाड़ियाँ कभी स्टॉप ना हो। और ये क्यों स्टॉप होती हैं, फ्रिक्शन की वजह से। जो व्हील्स होते हैं उनके रबर पैड्स ग्राउंड से रगड़ खाते हैं, ठीक है। इस वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और इस फ्रिक्शन की वजह से बाइसाइकिल स्टॉप हो जाती है। That's all for today। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन।